साथियों नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम कौटिल्य के संक्षिप्त परिचय को जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले के व्याख्यान में हमने प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन कब से कब तक का रहा, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विषय वस्तु या कंटेंट क्या था, उसमें हम क्या क्या अध्ययन करते हैं, इसके बारे में हमने जानने की कोशिश की। और हमने ये भी उसमें डिस्कशन किया कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन यानी इंडियन थॉट, एंशियंट इंडियन थॉट और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में बेसिक डिफरेंसेस क्या है, उनके काल को लेकर, उनके कंटेंट को लेकर और उनके उद्देश्यों को लेकर, और कैसे भारतीय राजनीतिक चिंतन जो है ज़्यादा ग्रेट है कंपैरेटिवली वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के। तो आइए बहुत संक्षेप में कौटिल्य के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करते हैं। केवल इंट्रोडक्शन, परिचय कौटिल्य का। आइए देखिए, कौटिल्य जो है भारतीय राजनीतिक चिंतन में सबसे प्रथम स्थान रखता है, क्योंकि उस समय आज के लगभग 2300-400 साल पहले जो कौटिल्य ने बात कही, जो अपने अर्थशास्त्र के माध्यम से उसने जो राज्य की सुरक्षा के, राज्य के डेवलपमेंट के, राजा के लिए, प्रजा के लिए जितनी भी उसने चर्चा अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में की, वो इतनी चर्चाएं प्रासंगिक है, इतनी शाश्वत है कि आज भी उनका अध्ययन किया जाता है और आज भी उतनी ही रिलेवेंट है जितनी प्राचीन समय में भारत में थी। तो देखिए, क्योंकि कौटिल्य का संबंध राज्य से था, कौटिल्य का प्रमुख जो टारगेट था अर्थशास्त्र का वो राज्य प्रशासन कला से संबंधित था, राजा से संबंधित था। तो वह राजा के बारे में क्या कहता है, इससे कौटिल्य के विचारों का हमें सार समझ में आएगा। राजा कैसा होना चाहिए? राजा उच्च कुल का होना चाहिए, राजा में देवीय शक्तियां होनी चाहिए, वह सच बोलने वाला होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, साम दाम भेद दंड की नीति में राजा अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, राज्य के हितों के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए इसका भी त्याग कर सकता है। इसीलिए कौटिल्य को यथार्थवादी विचारक कहा गया है। राजा परस्पर विरोधी बात न करे, यानी वो कंफ्यूज न हो, राजा बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं हो, राजा कृतज्ञ हो, यानी राजा अपने मित्रों के प्रति, मंत्रियों के प्रति, जनता के प्रति जो राज्य की सुरक्षा, व्यवस्था और कल्याण की बात में राजा के साथ हो, उसके प्रति राजा की कृतज्ञता का भाव, यानी राजा कृतज्ञ होना आवश्यक है। और वह अति उत्साही न हो, वह अति उत्साही हो, वह दीर्घ सूत्री न हो, यानी वह एक एक टारगेट लेकर अपना कार्य करे। वह, हाँ, उस समय जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि राजा के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती आती थी वो सामंतों के माध्यम से आती थी। तो राजा को सामंतों पे कंट्रोल करना राजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, ये बहुत बड़ा चैलेंज था राजा के सामने। तो इस प्रैक्टिकल अप्रोच को ध्यान में रखते हुए कौटिल्य ने कहा कि सामंतों पर राजा अपना नियंत्रण रख सके, ऐसी उसमें बुद्धि हो और वह विनय का पालन करने वाला हो, यानी वह समय हो, अगर समय की आवश्यकता हो तो विनम्र भी रहे, बुद्धि का इस्तेमाल करे। और राजा के संदर्भ में जो कौटिल्य के विचार है, इससे हमें कौटिल्य के विचारों का सार समझने में मदद मिलती है। देखिए, कौटिल्य का परिचय। पहला, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कौटिल्य का। किसमें? प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक में। प्राचीन, देखो, भारतीय राजनीतिक विचारक तो आधुनिक भी होते हैं। तो भारतीय विचारकों की जो दो धाराएं हैं, प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक और आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक, तो एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कौटिल्य का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। कौटिल्य जो है शिक्षक, शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है, यानी बहुत अच्छे शिक्षक थे। वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य रहे और चंद्रगुप्त मौर्य उनका विद्यार्थी रहा, और विद्यार्थी के माध्यम से, विद्यार्थी को मार्गदर्शन से जो है चाणक्य, कौटिल्य ने जो है पूरे भारत को एकीकृत किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो वे शिक्षक, शस्त्र और शास्त्र के रूप में ख्याति प्राप्त थे। कौटिल्य बहुत समझदार थे, बहुत दूरदर्शी थे, स्टेट क्राफ्ट या शासन कला का उनको बहुत ज्ञान था, और मंत्र विद्या यानी वो मंत्रियों को कैसे कार्य करने हैं, इस बात पे उन्होंने बहुत अच्छे से अर्थशास्त्र में व्याख्याएं की है। बहुत अच्छे डिप्लोमेट रहे हैं, यानी मंडल सिद्धांत के माध्यम से, साम दाम भेद दंड की नीति से, 60 गुणिया की नीति के माध्यम से उन्होंने इस बात को साबित किया है। और वो हमेशा ये ध्यान में रखते थे कि बुद्धि का बहुत सही समय पर सही तरह से डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। उनका विश्वास था, क्योंकि देखो, राज्य में षड्यंत्र होते हैं, राज्य की सुरक्षा के लिए कई बार राजा को कपट भी करना पड़ता है, दावपेच भी खेलना पड़ता है, षड्यंत्र भी करना पड़ता है। आदि नीति का भी वह समर्थन करता है। इसीलिए कौटिल्य को जो है क्या कहा जाता है? यथार्थवादी विचारक कहा जाता है। यथार्थवादी,
यानी उनका जो टारगेट था, कौटिल्य का टारगेट, वो राज्य की सुरक्षा और राज्य का डेवलपमेंट था। और इसीलिए कौटिल्य की तुलना जो है मैकियावेली से की जाती है। इटली में जो रोल मैकियावेली का था, वही रोल मध्य युग से आधुनिक युग के आरंभ में इटली में, वही रोल जो है कौटिल्य का उस समय था भारतीय व्यवस्था में, भारतीय वातावरण में। तो इसीलिए उनकी तुलना मैकियावेली से करते हैं। हालांकि कौटिल्य के चिंतन के सामने मैकियावेली का चिंतन ज़्यादा निम्न ही माना जाएगा। यानी हम कौटिल्य, हमारे लिए अगर दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो कौटिल्य का जो विवेचन है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, वह कंपैरेटिवली प्रिंस से जो है ज़्यादा बृहद है, व्यापक है। और कौटिल्य जो है अपने तरह का चिंतक था, वह बहुत अच्छा डिप्लोमेट था। ये कौटिल्य का परिचय है। उसकी दृष्टि बहुत सूक्ष्म थी और इसके साथ वो बहुत अच्छा जो है पॉलिटिकल लीडर भी था। ये कौटिल्य का परिचय है। यानी इन बातों को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को भी समझने की कोशिश करेंगे और कौटिल्य को समझ पाएंगे। देखिए, कौटिल्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, उसका शिक्षक भी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, वह राजा के रूप में कार्य कर रहा था, तो कौटिल्य उनका प्रधानमंत्री था। और महान भारतीय यथार्थवादी राजनीतिक विचारक, ये देखो आप, न केवल प्राचीन समय का, आज भी कौटिल्य जो है महान यथार्थवादी भारतीय विचारक माना जाता है। क्योंकि कौटिल्य के विचार न केवल उस समय रिलेवेंट थे, आज की परिस्थितियों में भी कौटिल्य के विचारों को हम राज्य में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? यथार्थवादी विचारक। भारत का मैकियावेली, ये हमने बात कर ली है। और अर्थशास्त्र जो है उनका बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध ग्रंथ है। यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पहला ऐसा ग्रंथ है जो बहुत सिस्टमेटिक रूप से प्रेजेंट हुआ है। यह व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांत देने वाला प्रथम भारतीय ग्रंथ है। कौन सा? अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीति को धर्म से अलग किया गया। यानी पहला, कौटिल्य जो है पहला व्यक्ति था जिसने राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाया। यानी देखिए, राजनीतिक अर्थशास्त्र, पहला तो उसने राजनीति को धर्म से अलग किया कि राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग है। धर्म जो है राजा को अपनी सुरक्षा के लिए उपयोग में, वो उसके माध्यम से आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर राजा को कहीं परेशानी आए कि राज्य की सुरक्षा का मामला है, तो वह धर्म को एक साधन के रूप में उपयोग में ले सकते थे। यानी धर्म कौटिल्य के लिए साधन था, साध्य तो कौटिल्य के लिए राज्य ही था। और इसके साथ ही जो है राजनीतिक अर्थशास्त्र, अभी अर्थशास्त्र का क्या अभिप्राय है और ये राजनीतिक अर्थशास्त्र क्या है, कैसे इसको स्वायत्त विषय के रूप में कौटिल्य ने डेवलप किया, हम जब अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कौटिल्य के परिचय की हम बात कर रहे हैं। हमारा समाज जिस आचार्य यानी कौटिल्य, जिसको हम कौटिल्य के नाम से जानता है ना, जानते हैं, उसका वास्तविक नाम जो है वो क्या है? विष्णुगुप्त शर्मा। कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त शर्मा है, लेकिन भारतीय जनमानस में उनको चाणक्य के नाम से जाना जाता है। नाम ये है, जाने वो इस नाम से जाते हैं। यद्यपि जो हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है उसमें चाणक्य उनके पिता का नाम इंडिकेट होता है, यानी चाणक्य उनके पिता का नाम है, किंतु जनमानस जो है उनको जो है कौटिल्य या चाणक्य के नाम से याद करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, गणपति शास्त्री एक विचारक है, एक लेखक है। वो क्या कहते हैं कौटिल्य के बारे में? वो ये कहते हैं कि कौटिल्य नाम जो है ना, एक गलती थी, उसका परिणाम है। क्योंकि गणपति शास्त्री के अनुसार कौटिल्य एक ऋषि का नाम है, ये ध्यान रखना। गणपति शास्त्री ये कहते हैं कि कौटिल्य एक ऋषि थे और उन्होंने कौटल गोत्र की स्थापना की। कौटिल्य एक ऋषि का नाम है, उन्होंने कौटल गोत्र की स्थापना की क्योंकि कौटल गोत्र में ही विष्णुगुप्त शर्मा ने जन्म लिया, इसलिए उनको कौटल्य कहा गया। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि गणपति शास्त्री जो है चाणक्य या कौटिल्य के नाम के विषय में क्या चर्चा करते हैं, वो हमें ध्यान में रखना है। और अर्थशास्त्र में राज्य की सुरक्षा उपायों की विवेचना के क्रम में, यानी राज्य की सुरक्षा के लिए जो बात चाणक्य करता है, जो बात विष्णुगुप्त शर्मा करता है, उसमें
बहुत सारी कुटिलताएं हैं, बहुत सारी धूर्तताएं हैं, है ना। राजा जो है राज्य की सुरक्षा के लिए क्या क्या कर सकता है, साम दाम भेद दंड। तो इसमें जो षड्यंत्रों की जो हमें झलक दिखती है, जो कुटिलताओं की, जो धूर्तताओं की झलक मिलती है, उसके कारण भी जो है कौटिल्य को जो है, चाणक्य को, विष्णुगुप्त शर्मा को कौटिल्य के नाम से, क्योंकि उसका संबंध कुटिलता से है। तो गणपति शास्त्री के इस एक्सप्लेनेशन को हमें समझना है। अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, संगठन क्षमता, डिप्लोमेसी और शौर्य से जो है कौटिल्य ने क्या किया, नंद वंश का नाश किया। क्योंकि नंद वंश के अत्याचार से जो है भारतीय जनमानस जो है काफ़ी परेशान था। कौटिल्य ने उस भ्रष्टाचारी राजा से भारत की जनता को मुक्त कराया और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। ये हमें ध्यान में रखना है। भारतीय राजनीति के एकीकरण में उस समय मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना होती है, भारत जगह जगह टूटा हुआ सा था, अलग अलग राजा अपनी अपनी मनमानी करते थे, तो पूरे भारत के जनमानस को एकीकृत किया, पूरे भारत को एकीकृत किया चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करके और नंदवंश का नाश करके। ये कौटिल्य का एक महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक चिंतन में योगदान है। तो ये तो हो गया कौटिल्य के नाम के विषय में, कौटिल्य के विषय में। अब हम आते हैं कौटिल्य के जन्म स्थान के बारे में। विद्वानों में कंसेंसस नहीं है, कुछ विद्वान क्या कहते हैं, कुछ विद्वान क्या कहते हैं। फिलहाल जो हमारे पास रिटर्न डॉक्यूमेंट है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि बौद्ध ग्रंथ ये कहते हैं कि इनका जन्म तक्षशिला में हुआ। तक्षशिला जो है वर्तमान के पाकिस्तान में है। तक्षशिला पाकिस्तान में रावलपिंडी, रावलपिंडी नामक जगह पर कौटिल्य का जन्म होता है, ऐसी बात जो है बौद्ध ग्रंथों में है। और यही माना जाता है, क्योंकि जैन ग्रंथ ये कहते हैं कि अवणई मैसूर राज्य के गोल प्रदेश में होता है। कुछ लोग नेपाल के तराई क्षेत्र में कौटिल्य के जन्म को मानते हैं। ये हमारे सामने 3 रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं। अब डिपेंड करता है कि प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें जवाब देना है। फिलहाल हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ 3 अवधारणाएं हैं कौटिल्य के जन्म स्थान के संदर्भ में। आगे हम बढ़ते हैं। अब इसका कब कब हुआ, इस पे हम चर्चा करते हैं। कि एक सामान्य जो अवधारणा है वो ये है कि 300 ईसा पूर्व तक्षशिला में होता है और एक गरीब ब्राह्मण परिवार में होता है। ये एक कंसेंसस है, इस पे अधिकतर लोग यही मानते हैं। लेकिन कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये कहता है कि अर्थशास्त्र की रचना का जो समय है वो 300 ईसा वर्ष पूर्व है, 300 वर्ष ईसा पूर्व है। अब इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौटिल्य जैसे 10-20 साल पहले, 20-25-30 साल पहले जन्म हुआ होगा, क्योंकि जन्म लेने के बाद ही 20-25-30 साल बाद उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की होगी। बी ए सालेटोर ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र की रचना का काल 400 से 300 ईसा पूर्व के लगभग। तो हमें ये अलग अलग प्रश्नों के हिसाब से हमें उत्तर देना है। ये अलग विचार है, ये अलग विचार है, ये अलग विचार है, लेकिन ये विचार ऐसा है जिस पे अधिकतर लोगों की सहमति है। यानी हमें 300 ईसा पूर्व तक्षशिला को हम एक रिसर्च फाइंडिंग के रूप से, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने इसमें ट्रस्ट किया है, ये माना जाता है। लेकिन फिर भी हमें अलग अलग इन विचारों को भी देखना होगा। कौटिल्य जो है उन्होंने अध्ययन अपना जो है तक्षशिला में किया और उसके बाद वहीं पर वो आचार्य यानी प्रोफेसर नियुक्त हो गए, वहीं पर उन्होंने शिक्षण कार्य किया। कौटिल्य या चाणक्य जो है नंद वंश के सर्वनाश की प्रतिज्ञा क्यों की, इसके विषय में भी एक छोटी सी दंत कथा है। वो ये है कि शटकार जो है, शक्टार जो है धनानंद का प्रधानमंत्री था, और शक्टार जो है धनानंद के अत्याचारों से, उसकी विलासी जीवन से बहुत आहत था। उसको कौटिल्य कहीं मिल जाते हैं, वो कौटिल्य की एक्टिविटी को देखकर प्रभावित होते हैं और उनको वो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कौटिल्य ही ऐसा व्यक्ति है जो इस धनानंद को, इसका नंद वंश का सर्वनाश करके भारतीय जनमानस को मुक्ति दिला सकते हैं। तो शक्टार के माध्यम से कौटिल्य जो है घनानंद की सभा में जाते हैं, एक श्राद्ध का आयोजन होता है और उस आयोजन में चाणक्य जो है ब्राह्मण के रूप में आमंत्रित होते हैं। जैसे ही धनानंद उस ब्रह्म भोज में आते हैं, आते ही सबसे पहले विष्णुगुप्त शर्मा को देखते हैं और देखकर, क्योंकि कौटिल्य थोड़े से कुरूप थे, रंग इनका सांवला था, इसलिए जो घनानंद है
आते ही ये बोलते हैं कि इस चांडाल को किसने यहाँ पर निमंत्रित किया, आमंत्रित किया। इस अपमान से कौटिल्य आहत होते हैं, चाणक्य आहत हो जाते हैं, और उन्होंने जो है ऐसे राजा से इस प्रजा को मुक्ति दिलाने की शपथ लेते हैं। और उसके बाद ही जो है ब्राह्मण भोज के बाद, उस घटना के बाद जो है कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त की तलाश में निकल जाते हैं और अपने विचारों को अर्थशास्त्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। यानी सम्राट गणानंद द्वारा सभा में किए गए अपमान ने उनको झकझोर दिया और परिणाम स्वरूप वो जो है एक्टिव पॉलिटिशियन बन गए, सक्रिय राजनीति में आ गए। यानी वो एक जीवन का उनका टर्निंग पॉइंट था जिसमें कौटिल्य जो है उनका वास्तविक रूप हमारे सामने आता है उस घटना के कारण। ये कौटिल्य का परिचय है। हमें ये पता है कि नंद वंश के सर्वनाश के बाद मौर्य वंश की स्थापना में चाणक्य का क्या योगदान रहा। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए देखिए, यह भी बहुत अच्छी एक घटना मानी जाती है कि चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य ने कैसा ढूंढा। वह राज कार्य में भाग ले रहा था, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो वह राजसत्ता के खेल में लगा हुआ था, उससे कौटिल्य काफ़ी प्रभावित हुआ और कौटिल्य ने उनको कहा कि आप बताइए मेरे से, आप जिस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, क्या चाहिए उपहार में? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि वीर पृथ्वी का आनंद लेते हैं। ये जैसे ही स्टेटमेंट चाणक्य ने सुना चंद्रगुप्त मौर्य के मुंह से, उसी समय कौटिल्य ने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने जो अपनी शिखा खोली है, उस शिखा को मैं तभी बांध सकता हूँ जब चंद्रगुप्त मौर्य जैसा राजा हमारे सामने आए और वह भारत पर राज्य करे। उसके बाद सिकंदर अलेक्जेंडर ग्रेट, जो अरस्तु का शिष्य था, वह भारत आता है। भारत के बाद जब वह वापस आता है तो कौटिल्य जो है पंजाब के राजाओं से मैत्री कर यूनानियों को पूरे देश से बिल्कुल आउट कर देता है। ये कौटिल्य का एक संक्षेप में परिचय है। यानी कौटिल्य कब का है, कौटिल्य की इम्पोर्टेंस क्यों है, कौटिल्य का जन्म कहाँ होता है, और कौटिल्य के विषय में आम धारणा क्या है, इसके नाम की परिचर्चा में डिफरेंट जो इसकी पर्याय है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त शर्मा, चाणक्य, इनके विषय में क्या, कौन से विद्वानों ने क्या क्या बात कही, और इन सब पर चर्चा के माध्यम से हमने कौटिल्य को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने समझने की कोशिश की। ये इंट्रोडक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर चर्चा करेंगे।